जिसको भी नट्स से एलर्जी है ना, उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और जिनको नहीं है ना, वो उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनको नट्स से एलर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर समूद, और आज हम बात करेंगे नट्स के बारे में। बादाम है, अखरोट हैं, पिस्ते हैं। सर्दियाँ आई हुई हैं, आजकल ये सारे नट्स जो हैं आए हुए, और कुछ लोग हैं जो ये नट्स नहीं खा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ये नट्स कैसे खाए जा सकते हैं, जिनको एलर्जी है वो कैसे खा सकते हैं, और जिनको एलर्जी नहीं भी है तो नट्स के अंदर से बेस्ट न्यूट्रिशन हासिल करने का क्या क्या तरीका है। वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि स्किप करने वाली कोई जगह ही नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली तो बात ये है कि जब आपने नट्स और सीड्स खरीदने हैं ना, तो बल्क के अंदर ले लें। यकीन करें बड़े सस्ते पड़ जाते हैं। काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, और ये सीड्स देख लें, ये पंपकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, 4 मगज़ हैं, आराम से मिल जाते हैं। ये हेज़ल नट्स हैं, ये पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तान में नज़र आए थे, मैंने ये भी ले लिए हैं। तो बहरहाल ये है कि चूँकि अक्सर लोग इस चैनल के ऊपर जो हैं वो या कीटो डाइट करें या डायबिटिक हैं, तो ये भी देख लें कि डायबिटीज़ या कीटो डाइट के अंदर कौन से नट्स आप खा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो आपने अपने कोटे के अंदर रहते रहते लेना है। तो ये जो चार्ट है ना, इसमें इन्होंने बताया हुआ कि 100 ग्राम के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हर नट्स में या सीड्स के अंदर। ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल चार्ट मैंने बनाया है, क्योंकि 100 ग्राम का अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि कितने नट्स बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 30 ग्राम की अगर सर्विंग होती है तो 30 ग्राम कितने नट्स बनते हैं, यानी कि गिन के कितने नट्स बनते हैं। यहाँ पे ना आप वीडियो को पॉज करें और ये वाला जो है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और जेब में जहाँ पे आपने अपने मंगेतर की तस्वीर रखी हुई है ना, वहाँ पे ये तस्वीर भी रख लें। लो कार्बोहाइड्रेट नट्स के अंदर जो सबसे पहले नाम आता है ना, वो पीली नट्स का आता है, जो मैंने इधर मेंशन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में होते ही नहीं है। इसके अलावा ये पिकान नट्स हैं, ब्राज़ील नट्स हैं, मैकेडेमिया नट्स हैं। ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत रेयरली होते हैं। ब्राज़ील नट्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर आपने देख लेनी है। बहरहाल ये है कि ये जो है ना, पाकिस्तान में वॉलनट्स यानी अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, पिस्ते होते हैं, और मूंगफली वगैरह होती है। तो पाकिस्तान में मौजूद जो नट्स है ना, उसके अंदर से एक तो आपने काजू और पिस्ता और चिलगोज़े, ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये आप ना लें तो अच्छी बात है, अगर लें तो आप ये देख सकते हैं कि ये आप कितनी कम मिकदार में ले सकते हैं। इसकी निस्बत पाकिस्तान के अंदर यूजुअली अखरोट और बादाम ये तो ईज़िली मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये अक्सर पाकिस्तान में लोग शौक से खाते हैं क्योंकि सस्ती भी मिल जाती है। लेकिन ये एक सर्विंग के अंदर आते हैं, यानी 30 ग्राम में बनते हैं। ये सिर्फ 15 मूंगफलियाँ, और उसके अंदर 3.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसकी निस्बत अगर आप बादाम देखें तो बादाम जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 2.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और आप एक सर्विंग के अंदर तकरीबन 20 बादाम जो है वो खा सकते हैं। इसकी निस्बत 30 ग्राम सर्विंग ही तकरीबन 10 बड़े अखरोट बनते हैं, और 10 बड़े अखरोट खाने के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, सिर्फ 1.9 ग्राम। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी नहीं है। इसीलिए वॉलनट्स यानी अखरोट से मैंने ब्रेड भी बनाना सिखाया हुआ है। वो लोग जो अखरोट नहीं खा सकते हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए आप ब्रेड बनाएं और उसके साथ उनको दें। उन वॉलनट्स भी खा लेंगे, वॉलनट्स के फ़ायदे भी मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम बुज़ुर्गों के लिए कि वो अखरोट जो है वो खाएं। बार बार मैं कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ कीटो रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी इधर, आपको हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी। बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, किस तरह आप उनको हेल्दी चीज़ें कैसे खिला सकते हैं। बहरहाल जो भी आपके नट्स या सीड्स होते हैं ना, उनका एक डाउन साइड ये है कि उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि सोजिश कम करते हैं। जो भी बीमारी है आपको, खा आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एमएस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाइपोथायराइड है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी बुनियाद जो है वो सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये जो स्टीरॉयड और ये जो सारी दवाइयाँ देते हैं ना, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एज एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। तो लेकिन ये है कि ये नट्स और सीड्स के चार्ट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो कि इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं। मासवाए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, अलसी एक वो ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ओमेगा 3 यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी की मिकदार जो है फैटी एसिड्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड कि इन्फ्लेमेटरी यानी कि ओमेगा 6 की। तो ये है कि आइडियली तो ये है कि आपकी रेशियो होनी चाहिए 1:1,
यानी कि जितने आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी लिए हैं उतने आप इन्फ्लेमेटरी जो है वो ले रहे हो, उससे ज़्यादा ना ले। लेकिन आइडियली जो लोग बीमार हैं या किसी भी किस्म की सोजिश इन्फ्लेमेशन का शिकार हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी है, तो उनके अंदर ओमेगा 3 ज़्यादा हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ओमेगा 6 इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो जैसे आप जब लें नट्स और सीड्स, ओमेगा 6 ज़्यादा लिए तो साथ कोई ना कोई ओमेगा 3 का सोर्स आपने ज़रूर रखना है। ये चार्ट आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जो डाइट के अंदर अगर आप ओमेगा 3 साथ ऐड करना चाहें तो ये यूजुअली मछलियाँ होती हैं, और मछलियाँ जो होती हैं वो यूजुअली कम होती हैं, ख़ास तौर पे कि मरकरी फ्री, आपको टॉक्सिन फ्री मछली मिल जाए, या रेयर होता है। तो ये है कि अगर आप मछली ज़्यादा नहीं खा सकते हैं अखरोट बादाम के साथ, तो कोशिश ये करें कि बेशक सप्लीमेंट ले लें, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स जो है वो साथ ले लें। इससे ये होगा कि नट्स के अंदर जो आपने ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी सोजिश करने वाले फैटी एसिड्स ले लिए हैं ना, ये कंपनसेट हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अक्सर औकात जो आपको एलर्जी जो ये होती है ना, वो इसीलिए ही होती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, उसको आप ओवरकम करते हैं तो वो आपकी जो जिसको आप एलर्जी समझ रहे हैं ना, वो बेहतर हो जाती है, ठीक। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये करना है कि जैसे आप नट्स और सीड्स खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके साथ आपने प्रोबायोटिक्स किसी भी किस्म के ज़रूर लेने हैं। किमची है, sauerkraut है, ठीक है, ये सारे प्रोबायोटिक्स मैंने बनाने सिखाए हुए हैं और इजीली बन जाते हैं। प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कहते हैं इनको, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका खाना आपके लिए हज़म कर जाते हैं और जो टॉक्सिन्स, एलर्जेंस होते हैं उनको नलीफाई कर देते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपने बहुत ज़रूरी काम करना है ना, वो ये करना है कि जब भी आपने नट्स और सीड्स लेने हैं तो उनको सोख करके, यानी कि भगो के लेने। बादाम हमने अक्सर सुना हुआ जी भगो के यूज़ करें, बुज़ुर्ग हमारे भगो के भिगे हुए बादाम यूज़ करते थे। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि ये जो सारे नट्स और सीड्स होते हैं इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी न्यूट्रिशन को बाइंड कर लेती हैं, उसको आपके जिस्म के अंदर जज़्ब भी नहीं होने देती हैं, ठीक है। या ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। फाइटेट्स हैं, फाइटिक एसिड है, लेक्टिन्स है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है क्योंकि ये आपकी जो सारी न्यूट्रिशन आपने ली है ना, बादाम पिस्ते इतने महंगे महंगे लेके खा के, वो आपके जिस्म के अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो इनको अगर हमने अनलॉक करना है ना, तो सोक करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको एलर्जीज़ हैं उनके लिए ये इंटरनेट के ऊपर भी आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, लोगों ने करके देखे हुए हैं, और ये साइंटिफिक रिसर्च की बेसिस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा की तरह लिंक्स मिल जाएंगे कि सोक करने से और कुक करने से, ये दो काम करने से नट्स और सीड्स की एलर्जी जो होती हैं वो कम या ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है। अगर आप ओवरनाइट सोक करें तो बहुत अच्छी बात है, 24 घंटे सोक करें। अक्सर लोग बेकिंग सोडा भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन ये है कि सोक करके इस तरह आपने रख देना है। दूसरे दिन आपने ये करना है कि अपने नट्स जो हैं उनको आपने स्ट्रेन कर लेना है। ये जो पानी है ना, इसको फेंक दें, ये पीना नहीं है आपने। इसके अंदर वो सारे फाइटेट्स और वो सारे जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो हैं। तो वो ये कि वो आप पौधों को दे दें। और बकाया ये जो अब आपके नट्स हैं ना, ये इस वक्त इसका जो एंटी न्यूट्रिएंट काउंट है वो इस वक्त भी कम है, लेकिन इनको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए ना, इनको आप रोस्ट कर लें या फ्राई कर लें, ठीक है। ये अगर आप ओवन के अंदर रखें तो ओवन के अंदर 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तकरीबन 15 मिनट में बेहतरीन हो जाते हैं। अगर आपने चूल्हे के ऊपर करना है तो ये कि तवे के ऊपर हल्का सा बेशक देसी घी या ऑलिव ऑयल डाल लें और इसको आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना वो पकाना होगा। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। मुझे ज़्यादा आसान ही लगता है कि ओवन के अंदर जो आप बेक कर लें, और ये है कि आप रख के और आप भूल जाएँ और जब आपकी बेल बजे जरा के खोल लें। ये क्रंच आप सुन रहे हैं, इतने क्रंची और मज़ेदार हो जाते हैं आपके नट्स और सीड्स जब आप इस तरह इनको रोस्ट करते हैं कि बस मेरे तो फेवरेट हैं। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई एलर्जीज़ नहीं होंगी और आपको सारी न्यूट्रिशन जो है वो भी पूरी की पूरी मिलेगी। तो ये तमाम के तमाम अपने तरीके देखें, डॉक्टर की हदायत के बगैर आपने कुछ भी नहीं ट्राई करना। नीचे कमेंट से मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन से तरीके आपने ट्राई किए और कितना आपको फ़ायदा हुआ। और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।